वक्त हो गया है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। आपको एक एक करके बताते हैं आज सभी पैनलिस्ट से हम कौन से मुख्य सवाल पूछने जा रहे हैं। राउंड 1 में हम पूछेंगे क्या हिंदुस्तान में यूसीसी का टाइम आ गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब देश में होना चाहिए, इसका समय आ गया है। और उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सवाल जो हम सबके सामने रखेंगे वो भी आपको बता देते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पब्लिक करेगी वोट। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना बड़ा मुद्दा है जिसको जहन में रखकर पब्लिक वोट करेगी? जो सहमत हैं वो भी, जो नहीं सहमत हैं वो भी। और सवाल नंबर 3 डिबेट के अंतिम पड़ाव में हम सभी से पूछेंगे, लॉ कमीशन मांगे राय, बर्क तो धमकी पर उतर आए। एसपी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क धमकी दे रहे हैं कि अगर यूसीसी आया तो देश का नक्शा बदल जाएगा। तो एक तरफ लॉ कमीशन ने राय मांगी है कि सभी नागरिक, धार्मिक संगठन, उनके प्रमुख जो हैं वो यूसीसी को लेकर अपने सुझाव भेज सकते हैं अगले 30 दिन के अंदर। लेकिन इस बीच सियासत किस तरह चल रही है, चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ गया है। आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, फखरुल हसन जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जय भगवान गोयल जी अध्यक्ष हिंदू फ्रंट, फरहत अली खान जी अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ और मेहरुद्दीन रंगरेज जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल फखरुल हसन जी आप ही से, क्या अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का समय आ गया है? इस पर बात होनी नहीं चाहिए, बात तो बहुत समय से हो रही है। आप कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ा देने चाहिए तेजी से, बहुत से मुल्कों में ये पहले से लागू है। आप तक आवाज पहुंच रही है फखरुल जी? कोई तकनीकी दिक्कत है, लेकिन इसी सवाल को आगे लिए चलते हैं। फरहत अली खान हमारे साथ अध्यक्ष है मुस्लिम महासंघ के। फरहत जी, आपका क्या विचार है इसे लेके? बहुत सारे मुल्कों में ये पहले से है, देश में इसकी चर्चा काफी समय से चल रही है और अब लॉ कमीशन ने इस पर सुझाव मांगे हैं, मतलब पहला कदम बढ़ा दिया गया है इस ओर। लेकिन सबसे पहले कि यूनिवर्सिटी वो अपना जो सिविल कोड है उसका स्वागत करना चाहिए और मैं स्वागत करता हूं। रह जाती है दूसरी बात कि अभी तक उसका खाका जो कहते हैं ना कि उस अभी तक वो मुझे इको मिल रही है, इसलिए बहुत जी मैं पीसीआर से कहूंगी कि एक बार चेक कर लीजिए। फरहत अली जी के ये जो ऑडियो है वो इको हो रही है, उन्हें बात करने में परेशानी है। फरहत साहब जी, तो लाजिमी सी बात है कि हमें स्वागत यूं करना चाहिए कि मेरा ईमान, मेरा इस्लाम, मेरा मजहब कहता है कि जिस मुल्क में रहो उसके कानून का पालन करो, तभी आप अच्छे सच्चे मुसलमान हैं। और इंसानियत का भी ये तकाजा है कि अगर कानून हमारी सरकार लागू करती है तो उसे खुशामदीद कहते हुए उसका स्वागत। कुल मिलाकर आप स्वागत कर रहे हैं। आपका कहना है कि देश के संविधान से जुड़ा मसला है, कानून आने जा रहा है और जिस मुल्क में आप रहते हैं उसके प्रति कर्तव्य फर्ज पहले बनता है आपका। ठीक है, मेहरुद्दीन रंगरेज जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में है, आपकी राय? देखिए, मैं कह रहा हूं जब इस देश में विभिन्न प्रकार के लोग और विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं तो ये संविधान के किसी भी वो नहीं है कि इसे यूसीसी का आना चाहिए। यूसीसी का हम विरोध करते हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल ही उल्लंघन कर रहा है संविधान के 95 का। क्यों? क्योंकि ये इस देश का ना तो कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कुछ है। तो आप जो स्टेटस है, जो मिजोरम का है, नागालैंड का है, वो स्पेशल स्टेटस जो उन्हें मिले हुए हैं उनको कैसे खत्म कर देंगे? आप उनको यहाँ से हिंदुस्तान में कैसे जोड़ देंगे? मतलब सारी चीजों को, वहां पे अलग त्योहार बनते हैं, हमारे हिंदी भाषा में अलग त्योहार बनते हैं, वहां की अलग भाषा है, हमारी अलग भाषा है। तो ये सारी चीजें दर्शा रही कि बीजेपी का जब बजरंग बली और बजरंग दल को उन्होंने एक कर दिया, जब आरएसएस की किताब आ गई उन्होंने कह दिया कि मोदी मैजिक खत्म हो गया, हिंदुत्व खत्म हो गया, तो अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे, जिसकी वजह से ये बार बार यूसीसी का लेके आते। ये भी 15 लाख की तरह ये भी एक जुमला है, जैसे 15 लाख का जुमला आपने इसको जुमला करार दिया और आपने कहा कि भारत में बहुत से धर्म और जातियां रहते हैं, इसीलिए संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है। ठीक है, आपकी राय आ गई। जय भगवान गोयल जी। सबसे पहले
तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि जो बरसों बरसों से हम लोग मांग करते आए हैं कि यूसीसी लागू होनी चाहिए। एक निशान, एक संविधान, एक विधान इस देश में होना चाहिए, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, कोई भी है, सबके लिए एक संविधान होना चाहिए। और हमारा तो सनातन वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, हम तो पूरे संसार को ही अपना परिवार मान करके चलते हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि 1955 में भगवान जी, अगर आपसे पूछने लगे कि यूसीसी का मतलब क्या है, उससे क्या 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 बदलाव होंगे, तो आप बता नहीं पाएंगे। अगर आपसे उनकी बात तो सुन लीजिए ना रंगरेज जी। मैं हूँ, हूँ, मेरे पास पूरा डाटा है और हमारी स्क्रीन पर भी सारी जानकारी चल रही है कि आखिर यूसीसी की जरूरत क्यों है और यूसीसी आने से क्या फायदा देश को होगा, क्या असर हमारी न्यायिक प्रणाली पर पड़ेगा, क्या अधिकार महिलाओं को मिलेंगे और अल्पसंख्यकों को भी क्या फायदा होगा। और अल्पसंख्यक का मतलब इस देश में सिर्फ मुसलमान नहीं है रंगरेज जी, और भी अल्पसंख्यक है हमारे देश में, सब पर बात होनी चाहिए। ठीक है, बात पूरी कीजिए पहले। जय भगवान गोयल जी। भी है, ईसाई भी है। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू में हमारा हिंदू मैरिज एक्ट तो बना दिया, मगर दूसरे मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए कोई कायदा कानून नहीं बनाया। हिंदुस्तान आजाद होने के बावजूद भी वो लोग अपने शरीयत के अनुसार निकाह कर रहे हैं, ईसाई अपने तरीके से कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक कानून बनना चाहिए, संविधान की धारा, शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए एक ही कानून के तहत। इतना ही नहीं, विवाह से लेकर तलाक, बच्चे का रखरखाव, विरासत और यहां तक कि गोद लेने का अधिकार और उत्तराधिकार भी इसके अंदर शामिल है। और उसमें हर जाति धर्म, भारत का रहने वाला हर एक नागरिक आता है। और मुझे नहीं लगता कि जिन बातों का मैंने जिक्र किया उसमें समानता से किसी को दिक्कत होगी। आलोक अवस्थी जी, क्यों सरकार पर सवाल उठा रहा है विपक्ष? आस्था जी, यह एक अभी भारत का एक जो संविधान है, ये हम उस हिसाब से चल रहे हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यह रखा है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र इकाई है और संवैधानिक इकाई है। उन्होंने एक विचार रखा है देश के सामने। अरे अवस्थी जी, आप एक फैक्ट नहीं बता पाएंगे यूसीसी का। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता, बस आप जो है सब आप ही को मालूम है रंगरेज जी। हर पैनलिस्ट के पीछे घुसकर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, सब आप ही को मालूम है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की शादी एक ही कानून के तहत रजिस्टर्ड हो, गोद लेने का अधिकार, उत्तराधिकार, बच्चे का रखरखाव, यहाँ तक कि तलाक, ये सभी कानून के तहत रजिस्टर्ड हो, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या परेशानी है आपको? क्या अलग से चाहिए और क्यों चाहिए आपको? महिलाओं के अधिकार ज्यादा सुरक्षित होंगे, महिलाओं के अधिकार ज्यादा सुरक्षित होंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकार भी सुरक्षित होंगे, कानून के तहत बाध्य होंगे। क्यों परेशानी हो रही है आपको? इससे तो किसी की नागरिकता भी नहीं जा रही, गई तो उससे भी जिसको लेकर आप हल्ला मचा रहे थे। सीए ये जो है, ये कूप मंडूक लोग जो है अपनी कहते हैं, अपनी सुनते हैं, देश की आवाज नहीं सुनते हैं। मेरी बात सुनिए, ठीक है आस्था जी, मैं बोल सकता हूँ क्या? ये कौन चल रहा है बीच में? बोलिए आलोक जी। आस्था जी, सर मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको पता ही नहीं। देखिए आस्था जी, संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान है इसमें। और जो यह समान नागरिक संहिता है, यह भेदभाव खत्म करती है, पक्षपात खत्म करती है, और क्या कहते हैं कि सभी को शादी हो, तलाक हो, जमीन हो, जायदाद हो, विरासत हो, सब में एक जैसा कानून सबको सबके हितों के लिए करती है। इसमें धर्म तो कहीं से आता नहीं है। क्या कारण ये जो कूप मंडूक है, कुएं के मेढक जो है टेरे टेरे करते हैं, खाली ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें धर्म का कहीं से कोई जिक्र नहीं आता कि किसी को अपने धर्म का पालन कर देना छोड़ना चाहिए, या वो अपने धर्म का पालन किस तरीके से करता है, उसकी इबादत के तरीके क्या है, इसमें कोई इंटरफेयर करने नहीं जा रहा। यहां पर सिर्फ कुछ अधिकारों की बात हो रही है, यहां पर कुछ ऐसी जगहों की बात हो रही है जहां पर सबके लिए समानता होनी चाहिए। फिर से बता देती हूं, विवाह, तलाक, बच्चे का रखरखाव, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने का अधिकार, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इन सबको कानून के तहत मानने में किसी के धर्म का उल्लंघन होता है। फखरुल हसन जी, देखिए आस्था जी, पहली बात ये कि जब ये कानून का मसौदा सामने आएगा तब समाजवादी पार्टी ये तय करेगी कि हमें इसका समर्थन करना है या इसका विरोध करना है। दूसरी बात ये कि आलोक अवस्थी जी बोल रहे थे कि संविधान में दिया हुआ है कि यूसीसी को लागू करना चाहिए। वही संविधान ये कहता है कि यूसीसी को लागू करना बाध्यकारी नहीं है।
ये भी आलोक अवस्थी जी को पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि विधि आयोग का गठन 2016 में हुआ था, 21 में, और अगस्त 2018 में जब विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो विधि आयोग ने कहा कि अभी इस कानून की आवश्यकता नहीं है। आखिर 4 सालों में ऐसा क्या भारत में बदल गया कि यूसीसी की आवश्यकता 2023 में आपको लगती है? मैं समझता हूं आलोक अवस्थी जी बेहतर जानते हैं, क्योंकि आज जब कर्नाटक में आप चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद देश में जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आप यूसीसी को लेके आते हैं, उस पर चर्चा कराते हैं। नहीं तो क्या कारण है कि 4 साल पहले विधि आयोग रिपोर्ट देता है कि अभी देश में यूसीसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2023 में आप एकदम से कहते हैं कि नहीं, यूसीसी फिर से 30 दिनों में। चलिए सवाल मैं आलोक अवस्थी जी के पास ले चलती हूँ। आलोक अवस्थी जी, और भी विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये सिर्फ आप लोगों ये पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे हैं, 2024 की बिसात बिछाई जा रही है और इसीलिए अब इस तरह के मुद्दों को और ज्यादा हवा दी जा रही है। देखिए आस्था जी, यह एक जो क्या कहते हैं संविधान को जानते हुए और जो अनजान बनने का प्रयास करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं, वह इस तरह के कानूनों पे जो है उंगली उठाते रहे हैं। इसके पहले भी हम जो है जितने भी कानून लाए, चाहे समान नागरिक संहिता का कानून तो अभी कोई बना नहीं है, ना लाया जा रहा है, अभी तो विधि आयोग ने इसके विचार मांगे हैं। समाजवादी पार्टी वहां पर अपना पक्ष रख दे कि हमको ये जो है इसको कानून में क्या सुधार चाहिए। अन्य पार्टियां भी रखेंगी, आम जनता भी रखेंगी, विभिन्न संगठन भी रखेंगे, तमाम ट्रस्ट भी रखेंगे, तमाम संस्थाएं भी रखेंगी। विधि आयोग उसके बाद जो है अपनी सलाह जो है सरकार को देगी और वो बाध्यकारी नहीं है। विधि आयोग की सलाह पे सरकार अगर मुद्दों पे विचार करेगी, उसके बाद उस पर चर्चा करेगी संसद में, उसके बाद जाके कहीं कानून बनता है। जनता के सामने लेके आएंगे। आस्था जी, ये कोई बात है कि अंग्रेज जी हर समय बोलेगी जब मैं बोलूंगा? ये क्या है, कोई स्टॉप वॉच लगा रखी है इन्होंने? मैं बोलना शुरू करूं? अंग्रेज जी आप शांत हो जाइए, मैं आपको अलग से समय दे रही हूँ। अनइंटरप्टेड आपकी बात पूर्व में भी सुनी गई है, आगे भी सुनी जाएगी। बैठा दिया आपने इसको। शांत हो जाइए। फखरुल जी कुछ काउंटर में कहना चाह रहे थे, बोले फखरुल जी। देखिए आलोक जी, आस्था जी, आज जो है देश में एक जनसंख्या भी विस्फोट का रूप ले रही है। जनसंख्या कानून के बारे में भी विचार होना चाहिए, मेरा ये भी कहना है। तो अगर इस तरह के विचारों में जो जनहित में हो, जो देश के हित में अगर चर्चा हो रही है, उस चर्चा में भाग लेने से लोग क्यों दूर हट रहे हैं? अरे आलोक जी, जब ड्राफ्ट लेके आइएगा तब हम उसका जवाब देंगे। हमें आपत्ति होगी तो हम उस पर, जब ड्राफ्ट सामने आएगा तब हम उस पर समाजवादी पार्टी। अच्छा, सुझाव मांगे गए लॉ कमीशन की तरफ से। फखरुल जी सुझाव मांगे गए हैं, आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपकी पार्टी भी इसी देश में है, सुझाव मांगे गए हैं, विचार तो व्यक्त कर ही सकते हैं ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देश के लिए जरूरी है कि नहीं है? नहीं देखिए आस्था जी, देश, हिंदुस्तान बड़ा देश है, यहाँ पे हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है, तो देश में कोई कानून। लेकिन समान अधिकार तो हो ही सकता है ना फखरुल जी सबके लिए। यहाँ किसी को भाषा छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा। यूसीसी आ जाएगा, आप भाषा बदल दीजिए, खान पान बदल दीजिए, आप अपनी पूजा इबादत का तरीका बदल दीजिए, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो अधिकारों की बात है, विवाह अधिकार की बात है, तलाक अधिकार की बात है, इसके अलावा बच्चा गोद लेने के अधिकार की बात है, विरासत, उत्तराधिकार, महिलाओं के लिए कितना अच्छा हो जाएगा आप सोचिए। महिलाएं तो हर जाति धर्म में है। आस्था जी एक सवाल है, इसमें आप लोग भारत की विविधता को ठूंसकर इसका एंगल क्यों बदल रहे हैं? देखिए आस्था जी, पहली बात तो वो ड्राफ्ट सामने आना चाहिए। जो बात आप कह रही हैं चैनल पर, क्या भारतीय जनता पार्टी उस बात को कह सकती है? चलिए, बड़ी सफाई से आप इस क्वेश्चन को टाल जाते हैं। रुक कर लेते हैं रंगरेज जी का, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले रंगरेज जी। मैंने जिन बातों को मेंशन किया उससे तो किसी को अपना धर्म नहीं छोड़ना पड़ेगा, ना अपनी इबादत का तरीका बदलना पड़ेगा और ना कोई कागज दिखाने पड़ेंगे। अब बताइए क्या परेशानी है आपको? देखिए आस्था जी, जिसकी बुनियाद ही यूसीसी की जब देश में जरूरत नहीं है, लॉ कमीशन ने इससे पहले क्या कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मगर ये बार बार ये जो जुमला बार बार लेके आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव में 2024 का चुनाव और 3-4 राज्यों में अभी इसी साल में चुनाव है, तो ये कैसे पोलराइज कर दें, कैसे 80-20 में लोगों को बांट दें? यूसीसी जो है देश के लिए बिल्कुल हानिकारक है। क्यों है? क्योंकि सबको अपनी लोकतंत्र की आजादी है कि उसको अपना धर्म में कैसे क्या करना है। अच्छा आप ये बताइए, आपकी कोई स्वतंत्रता छीन ले तो आपके साथ क्या होगा? आपने कौन सा रेशियो? अरे क्या आप मंदिर में किसी? नहीं, आप मुझे उस बात का जवाब दीजिए। ये तो सबको समान अधिकार देने के लिए, आपने उसमें से रेशियो प्रपोर्शन कहाँ निकाल लिया?
और क्यों निकाल लिया, किस बिना पे निकाल लिया? आपकी बातें तो लोगों को भ्रम में डालेंगे। दलित भाइयों को कभी मंदिर में जाने का अधिकार मिलेगा? उन्हें घोड़ी पे बैठ के आपको बड़ी चिंता हो रही है दलितों की, पानी पीने का अधिकार, आपको बड़ी चिंता हो रही है जातियों की, आप अपना जवाब दीजिए। यहाँ तो विक्टिम कार्ड खेलने का कोई मौका ही नहीं है आपके पास। ना तो कोई आपसे कागज मांग रहा है और ना ही कोई आपसे ये कह रहा है कि आप लाउड स्पीकर हटा लीजिए या मत हटाइए। 3 तलाक चुनावी जुमला है, ये तो समान अधिकार के लिए है, कुछ मिलने ही जा रहा है, कोई मांग थोड़ी रहा है आपसे। मैं कह रहा हूँ यूसीसी का देश में कोई जरूरत नहीं है, ये आप तय करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये आप तय करेंगे। कितने मुल्कों में यूसीसी है? किसी ने कोई धरना प्रदर्शन किया या किसी लोगों ने कहा कि यूसीसी क्या देश में हर कानून धरने प्रदर्शन के बाद ही बनते हैं? मेहरुद्दीन जी, के तहत काम कर रही है। धरने प्रदर्शन कब होते हैं? जब सरकारें या तो ध्यान नहीं देती या फिर लोगों के अनुकूल उन्हें कुछ आता हुआ दिखता नहीं, तब वो प्रदर्शन का माध्यम चुनते हैं अपनी बात रखने के लिए। आप लोगों को आदत ही नहीं है बिना धरने प्रदर्शन के काम देखने की। कोई कानून, किसी कानून के लिए जरूरी है क्या कि हमेशा आंदोलन ही खड़ा हो तभी सरकारें काम करने चलें? ये कौन सी दलील दे रहे हैं आप? ठीक है, फरहत अली जी को लेकर आना चाहूंगी। फरहत अली खान जी, आप सबकी बात सुन रहे हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज की बात सुन रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि प्रदर्शन हो तभी कानून बनेगा इस देश में? फरहत अली जी। जी मैडम, मेरी आवाज आपको मिल रही है? अरे मैं कह रहा हूँ इस देश में जरूरत ही नहीं है यूसीसी की। ये आप नहीं तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। जी एक शेर में पूरी बात को कंप्लीट कर दूंगा सब लोगों के लिए। खिड़कियां खोल के देखने दो मुझे, खिड़कियां खोल कर देखने दो मुझे, मेरे वतन की नई तस्वीर बन रही है। लोग इसके ऊपर कितने उतावले हों, कितना अपने अपने ऊपर लेके जाते हों, लेकिन जो मेरे मुल्क की नई तस्वीर बन रही है उसे हम सबको अच्छी खिड़कियों से, अच्छे दरवाजों से देखना है, ना कि बहस करना है। क्या है कि सिविल जो कोर्ट है वो सबके लिए है। मुसलमान अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, मुसलमान बहस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा फरहत साहब, एक दलील ये भी दी गई कि जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो ज्यादा बेहतर है, इसलिए इस कानून की जरूरत नहीं है। आपको लगता है ऐसा कि हर बात का सोल्यूशन है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी पर्सनल बोर्ड में जो भी कुछ लिखा है या जो भी कुछ कहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मैंने उसको जो अभी आपके टीवी के माध्यम से और सारा जो पता चल रहा है, ये तो ऐसा है कि नाइंसाफी तो नहीं होगी लेकिन एक इंसाफ मिलने जा रहा है मजलूमों को। मुसलमानों में भी मजलूम मुसलमान है और मुसलमान ही उनके ऊपर जुल्म करते हैं। तो ऐसा कानून लागू होगा जो यकसा कानून होगा। बहनों को सबके हक मिलेंगे, भाइयों को भाइयों का हक मिलेगा। जो शादियों की प्रथा चली है वो शादियों की प्रथा खत्म होगी, तलाक की बिद्दत खत्म होगी। अगर हम ईमानदार मुसलमान हैं तो सब चीजों को ईमानदारी से सोचना चाहिए। ये भाजपा कर रही है, आरएसएस कर रही है, उनको उनके ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इल्जाम तो किसी के ऊपर भी लगा लो, डिबेट का विषय है। बिल्कुल, बहुत ही वाजिब फरमाया आपने फरहत साहब, बहुत ही दुरुस्त बातें आपने की है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी सुन रहे हैं आप? मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर कोई धर्म कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा फरहत अली खान साहब ने अभी बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अपने धर्म की आजादी को अगर कोई रोकता हो तो मेहरुद्दीन जी, किसी के धर्म की आजादी नहीं रोकी जा रही है। तलाक बिद्दत रुक जाएगा इससे, ठीक है, तलाक बिद्दत रुक जाएगा। इससे परेशानी आपको, परेशानी आपको, ये तो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, बहु विवाह प्रथा, मतलब एक से ज्यादा शादियां, मैं कह रहा हूँ ये बहुत जरूरी है क्या? रोक रहा है, इसकी जरूरत नहीं है भाई। इस देश में यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर रिफॉर्म करना है तो अदालतों का रिफॉर्म करिए, यहाँ पे नौकरी दीजिए लोगों को। जो मेन मुद्दों से उनसे भटकाकर आप यूसीसी पे अच्छा ठीक है, आलोक अवस्थी जी को लेकर आना चाहूंगी। आलोक अवस्थी जी, यहाँ पर दो धड़े, दोनों धड़ों की बात आप सुन रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी कौम या अपने अपने धर्मों को मानने वाले हैं, उनकी बातों का प्रभाव होता है और किस तरह की दलील यहाँ पर दी जा रही है। आस्था जी देखिए, यहाँ पर दो मुस्लिम वर्ग के प्रवक्ता इस डिबेट में हैं। एक तरफ फरहत साहब हैं, एक तरफ रंगरेज साहब हैं। फरहत साहब बहुसंख्यक मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो आम मुसलमान चाहता है।
मेरे दो सवाल खड़े होते हैं रंगरेज साहब से, वो चूंकि मुसलमान है और शरीयत को अच्छे से जानते हैं। शरीयत में लिखा है लड़की को 25% का हिस्सा अपने बाप की विरासत में मिलना चाहिए, क्या ये देते हैं उसको? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस समय चोरी करे जाते हैं तो शरीयत में हाथ काटने की प्रथा है, तो क्या ये हाथ कटवाएंगे अपने या ये आईपीसी के तहत जो सजा मिलती है उस पर जाएंगे? हत्या करने पे गर्दन काटने का जो है शरीयत में कानून है और आईपीसी में आजीवन कारावास सजा मिलती है, तो ये दोनों में से कौन सा चुनेंगे? अगर इनको अपने शरीयत के हिसाब से चलना है तो ये अपने लिए सारे कानूनों में फिर भेदभाव क्यों कर रहे हैं? फिर शरीयत को सजा के तौर पर भी लागू कर लें तो मुसलमानों के कानूनों के लिए देश। ठीक है, उन्हीं के बीच का उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। जय भगवान गोयल जी भी हमारे साथ हैं और कुछ कहना चाहते हैं। जय भगवान जी। देखिए, यहाँ पर बैठ करके जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, ये पूरे देश में रहने वाले लोगों का सम्मान, भावना, हकों का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि जब सीए आया था उसका विरोध करके दिल्ली में दंगे करवा दिए, एनआरसी का विरोध इन्होंने किया, अब यूसीसी आ रहा है। हमारी जो हमारा संविधान का आर्टिकल 19 और 21 यह स्पष्ट कहता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान का संविधान के अनुसार एक हक है, मगर ये उसको लागू नहीं होने देना चाहते, क्योंकि इनका जो एजेंडा है पूरे विश्व में ये लोग इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ईसाई हैं उनकी जनसंख्या 33% है, इस्लाम की जनसंख्या 23% है। ये अपनी जनसंख्या बढ़ाकर जहां शादियां करके जहां बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या के संतुलन ना सिर्फ हिंदुस्तान में बिगाड़ना चाहते हैं, इवन की वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना जो उनकी आबादी जनसंख्या है वो 51% करके पूरे वर्ल्ड को ही एक इस्लाम। ठीक है, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, कुरान में लिखा हुआ है। ठीक है, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, लास्ट कमेंट रहेगा। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, देखिए मैडम, देखिए मैडम, मैं बार बार कह रहा हूँ ये कानून जो है हमारी धार्मिक आजादी को रोकता है। कैसे रोकता है? मैं यही समझना चाह रही हूँ। आप क्यों धर्म करे जा रहे हैं इतनी देर से? ये लोग समझ नहीं रहे, आप क्यों ला रहे हैं? इन्हें बस ये लग रहा है कि धर्म आपका खंडित हो जाएगा। मुझे बताइए, क्या 4 शादियां करनी है लोगों को? के खिलाफ है 4 शादियां करनी है लोगों को, तलाक के बिदअत मतलब 3 तलाक चाहिए आपको, हलालात चाहिए आपको। प्रवक्ता बन जाएंगी तो फिर कैसे होगा? मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सवाल करता हूँ और मेरे एक भी सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे। ये देश 4 लाइन लिख कर लाए कागज में, उसे बार बार बोले जा रहे हैं आप। जो देश में हमारी धार्मिक आजादी को रोकता मैं यही तो पूछ रही हूँ, आपकी धार्मिक आजादी कैसे चली जाएगी? आजादी तो 4 चीजों की जाएगी। हमें नहीं चाहिए वो कानून, हमें नहीं चाहिए ऐसा कानून। आप ही की महिलाओं के अधिकार बढ़ेंगे, आपकी नहीं सभी महिलाओं के अधिकार बढ़ेंगे इस देश में। लेकिन आपको केवल और केवल विक्टिम कार्ड खेलना है और ये कह लीजिए कि इस तरह के विचार को, इस तरह के संदेशों को फैला के शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सियासी विचारधारा को कवर देना है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात काफी वक्त से हो रही है, लेकिन अब इसके लिए पहला कदम बढ़ा दिया गया है। लॉ कमीशन ने 30 दिन का वक्त दिया है। कोई भी आम नागरिक, धार्मिक संगठनों के प्रमुख 30 दिन के अंदर अपने सुझाव भेज सकते हैं। लेकिन इसके बीच में एक नई पॉलिटिकल डिबेट देश में खड़ी हो गई है। विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि 2024 की बिसात सेट की गई है, सरकार के पास कामकाज गिनाने के लिए नहीं है, इसलिए इस तरह की बात छेड़ी जा रही है। तो दूसरी तरफ सरकार है, उसका कहना है कि यह भी एक बड़े सामाजिक रिफॉर्म का हिस्सा है। अल्पसंख्यकों का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, इस देश में अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग परंपराएं रहती हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ अधिकार कानून के तहत आने चाहिए जो सबके लिए समान हो, ताकि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। लेकिन इस पर अब ये सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि 2024 तक इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। महाबहस में इतना ही।